दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। आज हम आपसे बात करेंगे मुंबई की झोपड़पट्टी के बारे में, जो कि नेताओं के लिए सबसे बड़ा बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे महानगर पालिका का चुनाव है, चल रहा है, नॉमिनेशन हो गया है। जिसको पार्टी बदलना था उन्होंने पार्टी बदल लिया है, और जिन पार्टियों के साथ कहीं गठबंधन और कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती, वो सारी चीजें उन्होंने कर लिया है। अब असली रण है उन लोगों का। ये प्रचार प्रसार चालू हो गया है इस मुंबई महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका या मीरा भाईंदर महानगर पालिका, इन सब में नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश चालू कर दिया है। किसको मिलाना, किसको हटाना, किससे वोट लेना, किसको क्या करना, किसको नहीं करना, उस उधर का खींचो इधर का खींचो, ये सारी बातें बड़ी तेजी से चालू हो गई हैं। ओके, अब रही बात ये कि ये महानगर पालिका के चुनाव में इतना संघर्ष नेता लोग क्यों करते हैं, और उतना तो एमपी एमएलए के लिए खर्चे नहीं होते हैं जितना कि खर्चे नगर सेवक बनने के लिए कर दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, खासकर मुंबई क्षेत्र की। मुंबई क्षेत्र क्या है? मुंबई में आज भी 40 से 45% जनता झोपड़ों में रहती है, यह फैक्ट है। एक और थोड़ा आपको मैं पीछे ले जा रहा हूं, आज के 15 साल पीछे जाएं तो आप लोगों को बता दूं कि मुंबई की जो लैट्रिन, मतलब दिनचर्या, जो सुबह लोग लैट्रिन के लिए जाते थे, कंडीशन इतनी भयंकर थी कि डब्बा रख के लाइन लगाना पड़ता था। अगर किसी को जोर की आ गई तो बंदा वो मतलब वहीं पे हो जाता था उसका, लेकिन कोई भी अपने डब्बे से आगे उसको नहीं करता था। दूसरी मैं बात बताऊं, वो कैसी नर्क भरी जिंदगी पता है? वो नर्क भरी जिंदगी थी कि उस बाथरूम में कीड़े रेंगते थे, कीड़े, फिर भी लोग जाते थे। और बदबू भाई भूल जाओ, पेशाब भी नहीं कर सकते थे, और बाकी का वहां बैठ के लैट्रिन करने की बात छोड़ दीजिए। नो डाउट कुछ हुआ विकास। अब विकास क्या हुआ है? विकास ये हुआ है कि जो बाथरूम की संख्या थी उसकी बढ़ गई है। जो लोग घरों से पानी लेके जा रहे थे वो पानी लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था कहीं कहीं है, अधिकतर जगहों पे हाल वो जस का तस है। ओके, अब बता रहा हूं। अब ये आप कहेंगे 40 से 45% जनता झोपड़पट्टी में रह रही है, तो क्यों रह रही है? देखिए क्या होता है, जो बिल्डिंगें हैं, जो ऑलरेडी मुंबई की जो बड़ी दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तरफ आपकी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें दिखाई देंगी, दूसरी तरफ आपको झोपड़पट्टी दिखाई देंगे, जिसमें उन झोपड़पट्टियों में भी आपको 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, और बांद्रा और धारावी जैसे जगहों पे आप चले जाएंगे तो वहां तो उन लोगों ने 5-5 फ्लोर तक का झोपड़ा बना लिया है। और उन झोपड़ों की कीमत, आप चौंक जाएंगे कि उन झोपड़ों की कीमत 1-1 करोड़ से ऊपर है। अब सोच लीजिए। अब आप दूसरा सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी कभी कुछ बोल देते हैं घरों के बारे में, कभी यहाँ के सीएम घरों के बारे में, या मंत्रालय से कुछ घर झोपड़पट्टी हटाने के बारे में बहुत सारे प्लान बनते हैं। कोई ये बिल्डर आता है, कभी वो बिल्डर आता है, लेकिन आखिर ये 40 से 45% जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वसन क्यों नहीं होता है? मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे थाने महानगर पालिका हो, चाहे मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो, सबसे ज्यादा फंड, मैं आपको बता रहा हूं, उतना एक स्टेट का फंड नहीं होता होगा जितना मुंबई महानगर पालिका और अन्य महानगर पालिकाओं का है। और सबसे ज्यादा खर्च उस फंड का कहां होता है? सबसे ज्यादा खर्च उस फंड का होता है झोपड़पट्टी इलाकों में। किसके नाम पे? उनके पानी के नाम पे, गटर के नाम पे, उनके बाथरूम के नाम पे, साफ सफाई के नाम पे, पार्क के नाम पे, पार्किंग के नाम पे, रोड के नाम पे,
मतलब मुझे तो याद भी, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि कौन कौन से नाम पे योजनाएं जाती हैं। और ऐसा नहीं है, और ये योजनाएं लगभग हर तीसरे महीने लॉन्च होती हैं, हर चौथे महीने लॉन्च होती हैं। और ये ऐसे छोटे मोटे नहीं, ये जो लॉन्चिंग होती है करोड़ों में होती है, करोड़ों में। अब एक बात बताओ, झोपड़पट्टी रहेगी नहीं तो भाई ये पानी का व्यवस्था करने के लिए जो हर तीसरे महीने फंड आता है वो कहां से होगा? लैट्रिन के लिए, गटर के लिए, फलाना के लिए, बारिश में गटर जो जाम होता है उसके लिए, गटरों की सफाई के लिए। आखिर तो फिर ये फंड कहां से आएगा? बीएमसी फंड कैसे अलॉट करेगी? तो ये जो बीएमसी का जो चुनाव होता है, एक्चुअली ये चुनाव में सबसे ज्यादा फंड झोपड़पट्टी के नाम से निकाले जाते हैं, उनके पुनर्वसन के नाम से निकाले जाते हैं। लेकिन अगर झोपड़पट्टी खत्म हो गई तो फिर जो साल भर में 6 बार फंड निकाले जाते हैं तो फिर ये निकलेगा कहां से? इसके लिए झोपड़पट्टी को कभी भी नेता लोग इसको पुनर्वसित नहीं करना चाहते हैं। अगर पुनर्वसन हो गया, लोग बिल्डिंगों में चल गए, तो फिर वो गटरों की सफाई के लिए फंड कहां से निकलेगा? इसके लिए मैं कहता हूं जो कई हजारों करोड़ का जो घपला होता है वो मुंबई के झोपड़पट्टी के पुनर्वसन के लिए होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस मुंबई के झोपड़पट्टी में कई प्रकार के लोग मिल जाएंगे। एक ये जो कमिटेड वोटर हैं कि भाई नहीं हम फलाना पार्टी को देंगे, और दूसरा वर्ग ये मिल जाएगा कि वो रहेंगे तो गटर के सामने, उनके दरवाजे से गटर बहता रहेगा, लेकिन जब वो चुनाव के समय जहां लक्ष्मी जी का आगमन होगा वो वहां पे जाके वोट डालते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे दरवाजे से गटर जो जा रहा है इसके लिए बेहतर कौन पार्टी आएगी, कौन सा कैंडिडेट होगा जो इसको अच्छा कर सकता है या हमें बिल्डिंगों फ्लैटों में ले जा सकता है। उनको इससे मतलब नहीं है। शायद एक वजह यह भी है कि नेता लोग भाई पैसा ही देके जब लेना है वोट तो फिर हम क्यों उनका पुनर्वसन करें? बिल्डिंगों में लोग चले जाएंगे तो झोपड़पट्टी रहेगी नहीं। और इसके लिए मैं कह रहा हूं मुंबई के झोपड़पट्टी नेताओं का आर्थिक बैंक है, जो धन बैंक है, वहां से जो उनको चुनाव लड़ने के लिए या अन्य चीजों के लिए जो सबसे बड़ा वहां से सृजन होता है, जो मिलता है, जो धन का उपार्जन होता है, वो है मुंबई की झोपड़पट्टी। इसलिए मुंबई की झोपड़पट्टियों को खत्म कभी नहीं किया जा रहा है और ना ही किए जाने का प्लान हो रहा है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा कि धारावी में अडानी की कंपनी ने वहां के प्रोजेक्ट को लिया है अपने हाथ में, लेकिन वो भी कई हजार का प्रोजेक्ट है। ये मान के चलिए कि उसमें बहुत सारा मतलब बड़े स्तर पे एक ही साथ पुनर्वसन हो चुका है। इसके लिए अब वो बहुत दिन तक उसको अटकाए नहीं रख सकते थे, इसके लिए धारावी का प्रोजेक्ट चालू हुआ है। लेकिन ये धारावी का प्रोजेक्ट एक ही दिन में तो होने वाला नहीं है। 5 साल 6 साल जितना साल जाएगा उतने साल तो फंड आते रहेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूं ये बीएमसी का चुनाव धन शोधन चुनाव है। इसमें जो जीतता है वो पहले तो गरीब रहता है और वो अगला चुनाव आते आते कम से कम 3-4 फ्लैट का मालिक तो बन जाता है। उसके पास 2-4 बढ़िया रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, बड़ी अच्छी गाड़ियां भी हो जाती हैं और वो इस लायक हो जाता है, इतना आ जाता है कि वो फिर से कारपोरेशन का चुनाव वो मजबूरी में लड़ता है। वो तैयारी करता है एक्चुअल में एमएलए के चुनाव के लिए। लेकिन अगर एक बार फिर से कारपोरेशन वो चुनाव में लड़ता है और जीत जाता है, तब तो भाई अच्छे पदों पे जाता है। फिर उसके लिए एमएलए
और एमपी बनना उसके लिए बाएं दाएं हाथ का खेल बन जाता है। तो वो बड़ी स्तर पे फिर वो करते हैं। तो ये मान के चलिए, मैंने तो अपने सामने सामने देखा है कि लोगों को पहली बार चुनाव जब लड़े तो लोगों से भीख मांग के चंदा इकट्ठा किए, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमको चुनाव लड़ाइए, लोगों से फंड लिए। और जब वो नेक्स्ट चुनाव के बारे में आई तो भाई साहब उनकी स्थिति फिर 4-4 गाड़ियाँ, बड़े बड़े 2-2, 4-4 फ्लैट्स, उसके बाद आने वाले इलेक्शन में एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कपड़े उनके चेंज हो गए हैं, वो स्थितियां हो गई हैं। इसके लिए मुंबई का ये जो पीएमसी का इलेक्शन हो रहा है, एमबीएमसी का इलेक्शन है, थाने महानगर पालिका का चुनाव है, एक्चुअल में ये चुनाव धन क्या बोलते हैं, धन उपार्जन के लिए चुनाव हो रहा है। धन वो किसके, वो नेताओं के लिए। समझ रहे हैं आप? यही मैं आपसे बताना चाहता था। मैं सोचा इसलिए वीडियो बनाऊं। भाई चुनाव चल रहा है तो झोपड़पट्टी के बारे में भी इस समय लोग जा रहे हैं, और गटरों कुचों में जाके वहां पे नमस्ते प्रणाम, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे नेता मिलेंगे झोपड़पट्टी में कि वो लोग अपने पीछे ना एक गोनी नारियल लेके चलते हैं, और एक कोई आदमी रहता है वो थाली में कुमकुम फलाना ढमाका लेके चलता है, वो जहां जाते हैं नारियल फोड़ देते हैं। ये उद्घाटन, आपको यहाँ मंदिर चाहिए, उद्घाटन हो गया। आपको यहाँ बाथरूम चाहिए, ले उद्घाटन हो गया। आपको यहाँ घर चाहिए, उद्घाटन। ऑफिस चाहिए, उद्घाटन। इमीडिएट उद्घाटन। नया गटर चाहिए, उद्घाटन। मतलब जब तक ये इलेक्शन का वोटिंग नहीं हो पाता है तब तक हर प्रत्याशी इतना नारियल फोड़ देता है, इतना उद्घाटन कर देता है कि पूछो मत। ऐसा लगेगा कि बस अब हम ये इलेक्शन के बाद अब कुछ बचेगा ही नहीं, सारी झोपड़पट्टियों का पुनर्वसन हो जाएगा, सब बिल्डिंगों में चले जाएंगे। लेकिन फिर बाद में इलेक्शन आता है, फिर वही गोनी भर के जो नारियल आते हैं, फिर वही फोड़ा जाता है, और यही चलता आ रहा है। जय हो मुंबई महानगर पालिका, जय हो थाने महानगर पालिका, जय हो मीरा बहन महानगर पालिका, आज जय हो नेताजी लोग। ये बातों को हम भी हर इलेक्शन में देखते हैं, लेकिन फिर भी आंख मूंद के वोट करते रहते हैं। कहते हैं भाई मेरा मानना है कि आप इंडिपेंडेंट को वोट दे दो, जो आपके साथ दिन रात रहेगा। आप इन पार्टियों के चक्कर में मत रहो। पार्टियों का भी अगर जो ऐसा कैंडिडेट है जो कि आपके सुख दुख में हमेशा तैयार रहता है, आप उसको वोट दीजिए, नहीं तो आप किसी इंडिपेंडेंट को वोट दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस तरीके से छोटी मोटी खबरें मेरे दिमाग की जो उपज रहेगी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। नमस्कार, प्रणाम।